एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट लॉज की। देयर आर सम डिफरेंट लॉज इन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देयर आर डिफरेंट लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय Lavoisier in 1789 and law of conservation of mass का जो स्टेटमेंट है कि मैटर कैन neither be created nor destroyed but it can be changed from one form into the another। सिंपल सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ऐसे ही इस लॉ को हम दूसरे स्टेटमेंट में कह सकते हैं, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा बराबर होता है, यानी मैटर इज neither created nor destroyed, ना तो क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन यहां पर देख लेते हैं हम, जिसमें कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए यहाँ पर कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल कार्बन है यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 1 मोल यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 और इधर भी 44, यानी कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल मास हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल से भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, व्हाट मास ऑफ NaCl would be decomposed by 9.8 gram of H2SO4 if 12 gram of NaHSO4 and 3.65 gram hydrochloric were produced in a reaction assuming that the law of conservation of mass is obeyed। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। उस रिएक्शन में आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका NaCl जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है वो, यहाँ पर HCl और साथ में NaHSO। स्टोइकियोमेट्री से आप देख सकते हैं सभी के एक एक मोल है, सभी का एक एक मोल है। NaCl का भी एक मोल है, H2SO4 का एक मोल है, तो एक मोल HCl बन रहा है और एक ही मोल NaHSO4 बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98। जब ये 9.8 ग्राम होगा मतलब कितना है, H2SO4 कितना है 0.1 मोल। जब ये 0.1 मोल है तो HCl भी कितना बन रहा है 0.1 मोल, तो ये भी कितना है 0.1 मोल, तो डेफिनेटली NaCl भी कितना होगा 0.1 मोल। 0.1 मोल NaCl ये यहाँ पर यूज होगा, 0.1 मोल। NaCl के एक मोल का वेट कितना होता है 58.5 ग्राम, तो 0.8 का कितना होगा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज यूज्ड हियर। कितना NaCl यूज होगा 5.85 ग्राम, क्योंकि एक मोल ऑफ NaCl का वेट कितना होता है 58.5, यहाँ यूज हो रहा है 0.1 मोल। दैट्स व्हाई
जो वेट होगा NaCl का वो कितना होगा 5.85 ग्राम. नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रूस्ट ने 1806 में दिया. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a given compound always contains same elements in a fixed proportion by mass irrespective of the method of preparation. वो सिंपल सा स्टेटमेंट है. एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, वो डेवलपमेंट के मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा. जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है. तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 का, या ये 1 मोल है, ये 1/2 मोल है, तो ये 1 मोल बनेगा. यानी यहाँ पर जो H2O बन रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज 2:1 का ही रहने वाला है. चाहे वाटर आपको नेचुरली मिला हो, चाहे आपने उसको लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया, डजंट मैटर, बट द कंपोजिशन इज ऑलवेज 2:1. यानी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहने वाला है. जैसा कि आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर क्यूप्रिक कार्बोनेट का CuCO3. देखो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो कंपाउंड है उसमें कॉपर है, उसमें कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन है. तो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट चाहे नेचुरली आपको मिला हो, चाहे आपने उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हो, बट द कंपोजिशन ऑफ द कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम. कंपोजिशन हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा. इट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. एक NaCl के एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. देखिए, आप सोडियम क्लोराइड बनाना है आपको, और सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए आपके पास दो टेक्निक है. बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, आपने डायरेक्टली सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन कर दिया तो भी आपको NaCl बनेगा. दूसरा मेथड है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH के साथ आप HCl का रिएक्शन करा रहे हैं तो भी आपको क्या बनने वाला है, NaCl बनने वाला है. इन एन एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू गिव 2.925 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर the ratio of masses of sodium and chlorine is always just like that 1:1.54. यानी ये जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा चाहे कोई भी मेथड हो. जैसे यहाँ पर हमने दूसरे मेथड की बात कर ली. इन द अनदर एक्सपेरिमेंट 1.53 ग्राम ऑफ सोडियम react with water to get sodium hydroxide, which is then neutralized by excess of hydrochloric acid to get 3.9 gram of sodium chloride. तो यहाँ पर भी हम सोडियम एंड क्लोराइड का जो रेशियो की बात करेंगे ना वो 1:1.54. दोनों ही एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड always consist of sodium and chlorine atom are in ratio 1:1.54 by mass. यानी मास का इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है. डेवलपमेंट का मेथड चाहे जो हो, बट जो एलिमेंटल कंपोजिशन है बाय मास वो चेंज नहीं होगा. इट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating. वेट ऑफ कॉपर, कॉपर कितना मिल रहा है आपको 1.98 ग्राम. इन अनदर एक्सपेरिमेंट
दूसरा एक्सपेरिमेंट है 1.17 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, HNO3 में डिसॉल्व हो रहा है. कॉपर वॉज कन्वर्टेड टू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय ignition. The weight of cupric oxide was converted 1.47 gram. Show that the result illustrates the law of definite proportion. क्या ये रिजल्ट आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को शो करता है? जब हम इसका कंप्लीटली रिएक्शन देखें कि कैसे आपका CuO जब आप हीट कर रहे हैं ना तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वही दूसरा जो कॉपर है HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है. इन दोनों ही केसेस में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है ना तो उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दोनों में सेम है, इसीलिए 20.112% जो है ऑक्सीजन का है दोनों में, और वो फिक्स है चाहे वो किसी भी मेथड से बना हो. अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा. दैट्स व्हाई इट फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1883. जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है इफ two element combine to form more than one compound, the masses of one of the element that combine with a fixed mass of second element will be in simple whole numbers ratio. देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको जॉन डाल्टन ने क्या बोला है, सपोज एन एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको. जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? H2O. If two element combine to form more than one compound बनाना है, सेम टू आइडेंटिकल एलिमेंट लेना है जिसमें कि अगेन मैं ले लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट जो कंपाउंड बनेगा ना वो अलग होगा. जस्ट लाइक H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्साइड. यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 मोल. दीज आर आइडेंटिकल एलिमेंट्स, राइट? एंड सेम अमाउंट विल रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट ऑक्सीजन यहाँ एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, तो बनने वाला कंपाउंड भी अलग अलग होता है. दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसे आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. कार्बन के साथ 1/2O2 आपने रिएक्ट कराया, क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. वही अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टू आइडेंटिकल एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट टू वन अनदर, वन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कांस्टेंट अमाउंट. ये कांस्टेंट में है कार्बन, बट ऑक्सीजन इज मल्टीप्लिकेशन. यहाँ आधा मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो बनने वाला कंपाउंड अलग अलग होता है. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. आप देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है. SO2 में अगर मासेस के रेशियो की बात करोगे तो सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो है 32 यानी 1:1. जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर हम बात करेंगे यहाँ 32:48 यानी 2:3. तो SO3 में जो रेशियो होगा वो 2:3 का होगा. सल्फर का अमाउंट सेम है बट ऑक्सीजन का अमाउंट मल्टीप्लीकेशन है. उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन था SO2 में, तो SO3 में कितना है? 48. तो यहाँ पर अगर आपने दो आइडेंटिकल एलिमेंट है बट जो एक का अमाउंट सेम है बट दूसरे का अमाउंट मल्टीप्लीकेशन में है तो बनने वाला कंपाउंड भी अलग अलग होता है. जस्ट लाइक SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड H2O2. ऐसे ही हम नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बना सकते हैं, N2O, N2O3, N2O5 like this.
एक एग्जांपल से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझते हैं। एग्जांपल में दिया है कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड, तो कंपाउंड बना रहे हैं। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज कितना है 42.9% while the other 27.3%. show that the data is in agreement with the law of multiple proportion. क्या ये law of multiple proportion को शो करता है? Yes. कैसे करता है जरा देखते हैं हम। The ratio of masses of combining with 1 gram of carbon oxygen in ratio in the two compound is 1:2. यहाँ जो रेशियो है ना 1:2 में है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, तो इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे पहले में मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम के साथ जो ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन हो रहा है वो देख लेते हैं। इन फर्स्ट कंपाउंड 100 minus 42.9 divided by this 42.9 कितना हो रहा है 1.33. while in second compound में 27.3% था, तो 100 minus 27.3 divided by 27.3 तो 2.6. the ratio of masses of oxygen combining with 1 gram of carbon in the two compound is, उनका रेशियो क्या रहेगा 1:2 का। जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है उनका 1:2 का रेशियो है, तो बनने वाला कंपाउंड अलग अलग होगा। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट लाइक दैट। तो इट इज रिप्रेजेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी कभी कभी कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैंने अपने लेक्चर में इसको ऐड कर लिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट रिचर्ड ने 1792 में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? When two different elements combined separately with a fixed mass of third element, the ratio of the masses in which they do so will be same or some simple multiple of the masses ratio in which they combine with each other. अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि दो अलग अलग एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, अगर वो किसी तीसरे एक आइडेंटिकल एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होके वो नया कंपाउंड बनाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में जब भी आप देखेंगे हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा। कैसे बनता है मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। इलिस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के इलिस्ट्रेशन में एक एग्जांपल यहाँ दिया है जिसमें कि कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। आप देखिए यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है मीथेन CH4। वही सल्फर कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना रहा है वो H2S, और वही सल्फर कंबाइन होगा कार्बन के साथ तो क्या बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड CH2। उनका अलग अलग रेशियोज है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्राइंगल की बात की थी और वो ट्राइंगल कैसे बन सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ना कौन कौन से तीन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर। अब आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन जो है पहला स्टेटमेंट जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन का जो मासेस का रेशियो 12:4 3:1, उसके थ्रू कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है CH4। वैसे ही सेकंड स्टेटमेंट में कार्बन जो हाइड्रोजन है सल्फर के साथ मिलकर क्या बना रहा है H2S 16:1, इसमें क्या बना रहा है ये H2S। तो ये कार्बन एंड सल्फर भी आपस में एक फिक्स रेशियो 3:16 के थ्रू जुड़ के क्या बना रहा है सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल से आपको क्लियर है
बहुत सिंपल से हम इसको समझा सकते हैं कि ये जैसे कार्बन है ना, ये मैंने सेंट्रल मान लिया, जैसे ये इन दोनों के बीच में दोस्ती है ना, और ये कंपाउंड बनाते हैं CH4, इन दोनों के बीच में भी दोस्ती है, ये दोनों बनाते हैं CH2, तो ये दोनों भी आपस में एक फिक्स रेशियो में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे और बनाएंगे H2S। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गैल्यूसेक का लॉ, दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय गैल्यूसेक इन ईयर 1808। गैल्यूसेक का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तभी क्लियर रहेगा ये। When gases combine with each other to form a product, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are measured under same conditions of temperature and pressure. Also, if the product formed is a gas, they bear a simple ratio with the volume of the product. बहुत सिंपल से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए दो गैसेस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं वाटर, एंड ये जो वाटर है वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो हम जब इनका स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, जैसे इसका 1 मोल है, इसका 1/2 मोल है, तो वाटर का भी कितना मोल पता है 1 मोल। जैसे आपने वॉल्यूम ले लिया, ये 100 ml है, तो ये 50 ml होगा, तो बनने वाला कंपाउंड भी कितना होगा 100 ml। एक फिक्स रेशियो में रहता है कि 1 मोल इसका है तो इसका 1/2 मोल है तो इसका 1 मोल होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 100 ml, इसका 50 ml, तो बनने वाला कंपाउंड कितना होगा 100 ml। यानी अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हो तो आप उसके मोल का रेशियो निकाल सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। जब आप इसका स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो जिसका कोई नहीं उसका 1, यानी यहाँ नाइट्रोजन का कितना मोल है 1। जब इसका 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है। यानी इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, तो इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो सिंपली इनका रेशियो क्या होगा, thus the volume of the reactant gases and the product gases will be in ratio of 1m 3m 2। तो अगर हमें उनका वॉल्यूम पता है तो हमें उन गैसेस का सिंपल रेशियो मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।